वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 50। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में भारत के भौतिक भूभाग के बारे में बात की थी, जिसमें पहली बात हमने की थी थार मरुस्थल के बारे में। तो बच्चों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के समुद्र तटीय मैदान के बारे में। तो बच्चों, भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न तरह के भौतिक भूभाग शामिल हैं। ये सभी हम लोग जानते हैं। तो उनमें से थार मरुस्थल के बारे में उस दिन पढ़ा था। तो मैदानी हिस्सा भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसको हम लोग आगे के वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे उन मैदानी इलाकों के बारे में जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित हैं। बच्चों, पता है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा आधा हिस्सा है, उसमें तीन तरफ से महासागर पाए जाते हैं। नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर। तो इन महासागरों का जो तटीय इलाके हैं, इन इलाकों पर भी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आज हम लोग उसी मैदानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि उन मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप इस मैप को देख रहे हैं। इस मैप में भारत के दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी को दर्शाया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं। ऊपर के हिस्से को चूंकि बड़ा नहीं आ पाता था, इसीलिए हमने उसे छांट दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये जो तटीय इलाके हैं, यहाँ जो डॉटेड दिए हुए हैं, छायांकित किया हुआ है, ये समुद्र तटीय इलाके हैं। तो इन इलाकों में ये जो पतला संकरा भाग है, ये मैदानी हिस्सा है। तो इसी को हम भारत के तटीय मैदान कहते हैं। तो भारत के तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच है। ये जो ये पठारीय हिस्सा है ये बीच का, तो इसका और सागर के बीच का हिस्सा है। ठीक है, विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक ये पूर्वी तटीय मैदान जो पूरब की तरफ है, और दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, अब जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें निशान लगाया भी हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान में आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो निशान लगाया है उत्तरी सरकार मैदान कहते हैं। यानी ये जो यहाँ तक का इलाका हो गया इसे उत्तरी सरकार मैदान कहते हैं। जबकि इससे दक्षिण का जो ये हिस्सा हुआ इसको हम कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये देखिए, इसको जो उत्तरी सरकार मैदान है इसको भी दो भाग में बांटा जा सकता है। एक है आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, और ये यहाँ पर उड़ीसा का तटीय मैदान। इसको उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। उड़ीसा का पहला प्राचीन नाम उत्कल भी था। ठीक है, यहीं पर ये चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। ये इस तट की देखेंगे आप, ये तट जो है पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, अब इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ और इसके क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जानेंगे। चूंकि आप देखेंगे कि भारत में भूधरातल का झुकाव ढलान इधर की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। यही कारण है कि जो सभी पठारी नदियां हैं इधर, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियां भूगर्भिक झुकाव के कारण पश्चिमी घाट, यहाँ पर देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है और इधर ये पूर्वी घाट पर्वत है। इधर पूरब की तरफ जो ये घाट ये पहाड़ है, पहाड़ी का इलाका है, वो पूर्वी घाट पर्वत कहलाता है, और इधर का पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है। तो ये पश्चिमी घाट से निकलकर, यानी इधर के हिस्से से निकलकर इधर पूरब की तरफ बहती हुई जाती है और यहाँ पर समुद्र में मिल जाती है। फलस्वरूप ये अपने साथ बहुत सारा मलबा
बहा करके ले जाती है। और जब ये समुद्र में मिलती है तो चूंकि समुद्र का ऊंचाई जो है, समुद्र के पानी का तल इसके यहाँ इधर की धरातल के तल से ज़्यादा नीचे नहीं है, इसीलिए वो इन इलाकों में बिछा देती है। ठीक है, वो मलबा बिछा देती है, इसी कारण इधर मैदान का निर्माण हुआ है। यानी ये नदियों द्वारा लाए गए मलबे को बिछाने से हुआ है, इसीलिए एक तरह से ये सारी मैदान जो है वो डेल्टाई मैदान है। तो डेल्टाई मैदान के बारे में जानते ही हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के बिछाने से जो मैदान बनते हैं वो डेल्टाई मैदान कहलाते हैं। और उन डेल्टाई मैदानों में बहुत उपज भी होती है और बहुत ये उपजाऊ होते हैं। ठीक है, अब पूर्वी घाट के पर्वत के अपर्दन के कारण तटवर्ती मैदान का बृहद आंतरिक फैलाव हुआ है। अब ये जो पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं इसका अपर्दन घिसाव हुआ है, इसलिए ये चौड़ा हो गया है, फैलाव हो गया है। कई भूगर्भिक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुल्लिकट झीलों का निर्माण हुआ है। तो इसमें ये चूंकि जहाँ जहाँ तटीय, आप देखेंगे यहाँ चिल्का झील के बारे में, तो चिल्का झील एक जैसे लगता है कि समुद्र का हिस्सा है, जो इधर से अगर तटीय, जैसे मान लो समुद्र का हिस्सा यहाँ तक आ रहा था और इधर से कोई तटीय उत्थान हो गया, जो तट है वो ऊपर उठ गया, तो ये पानी यहाँ पर घिर गया, तो वो एक झील का रूप ले लेता है। चिल्का झील एक ऐसी ही झील है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम पश्चिम जो तटीय मैदान है उसके बारे में। आप इस मैप में भी देखेंगे कि पश्चिम तटीय मैदान को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। आप एक जो सबसे ऊपर का जो ये हिस्सा है, यहाँ देखिए लिखा नहीं है इसमें, ये कन्नड़ तटीय मैदान है। तो पश्चिम तटीय मैदान पश्चिमी घाट, यानी जो पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत और अरब सागर के बीच का फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यह एक संकरा भाग है, यानी आप देखेंगे कि इस मैदान की अपेक्षा, यानी पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरा है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला, ये ऊपर जो मुंबई से गोवा तक का क्षेत्र है, इसे कोंकण मैदान, कोंकण तटीय मैदान कहते हैं। इससे नीचे से बीच का जो हिस्सा है इसको कन्नड़ तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तटीय मैदान। और इस जो केरल का समुद्र तटीय इलाका है इसको मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। तो इस तरह से इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको एक काठियावाड़ तटीय मैदान दिया हुआ है, ये गुजरात का तटीय हिस्सा है। इसे मैदान का बृहद रूप इसमें नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक कच्छ का एरिया है जो दलदली हिस्सा है। ठीक है, तो इसके 3 भाग हो जाते हैं, कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ मैदान और मालाबार तटीय मैदान। ठीक है, यह सर्वाधिक चौड़ा गुजरात के नर्मदा और तापी के मैदानों में है। इसके उलट गोवा और कर्नाटक का तटवर्तीय मैदान अत्यंत संकरा है। ठीक है, गोवा से और केरल का जो है संकरा है, यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ाई अधिक है। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर के बीच है। ज़्यादातर जल प्रवाहों से मुहाने पर निक्षेप हुआ है, इसीलिए तटों के किनारे पर नदमुख, लैगून, समुद्री पुलिन तथा बालूरोधिका जैसी स्थलाकृतियां मिलती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत कम नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ गिरती है। इसमें 2 नदियां प्रमुख है, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। यही 2 नदियां, आप कभी कभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत की 2 प्रमुख दक्षिण भारतीय नदियों के नाम बताइए जो अरब सागर में गिरती है। क्योंकि ये ढलान हमारा पूरब की तरफ है, इसीलिए अधिकतर नदियाँ इधर की तरफ बहती हैं। लेकिन 2 नदियां जो हैं ये इस दिशा की तरफ बहती हैं। ये विशेष भूगर्भिक संरचना के कारण नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में मिलती है। तो आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तटीय मैदान भारत का जो है इसकी ऊंचाई अधिक है समुद्र के तल से। तो जब अधिक है तो ये यहाँ से जब इधर से मलबा बहा कर लाती हैं तो ये समुद्र में गिरा देती हैं, और गिराने के कारण यहाँ ढाल तेज है। इसीलिए ढाल तेज के कारण क्या होता है कि ये किनारों का कटाव करती हैं। तो जो किनारों का कटाव करती हैं उसी को एस्चुरी कहा जाता है।
एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पूरब की तरफ बहने वाली, पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदियां यानी जो बंगाल की खाड़ी मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पूरब से पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं यानी जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये मुहाने पर कटाव करती हैं जबकि ये मुहाने पर अपना मलबा बिछा देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन दो इलाकों के बारे में समझा, भारत के प्रमुख तटीय मैदानों के बारे में। वर्कशीट के अगले भाग में हम देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में क्या बेसिकली अंतर है। तो देखिए, पूर्वी तटीय मैदान डेल्टा है, अभी हमने बताया वहां की उधर की तरफ गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। और पश्चिम तटीय मैदान क्या है, यहाँ पर ज्वार नदमुख है जिसे एस्चुरी भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है, इसका अधिकांश भाग अपर्दन हुआ है, ठीक, कटाव हुआ है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण चावल अधिक होता है, यहाँ रबर, नारियल आदि अधिक पैदा होते हैं। यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों मानसूनों में वर्षा होती है, किधर, पूर्वी तटीय मैदान में, जबकि पश्चिम तटीय मैदान में केवल ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसून से ही वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान में यहाँ अधिकतर पतन कृत्रिम है, यहाँ अधिकतर पतन प्राकृतिक है। जनसंख्या घनत्व अधिक है पूर्वी तटीय में क्योंकि यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र नहीं है। कम ढलान के कारण नदियों का प्रभाव धीमा होता है, अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है। यह कम कटा फटा है, कौन, पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिम तटीय मैदान अधिक कटा फटा है। तो इस तरह से आप इन दोनों तटीय मैदानों में बेसिकली अंतर देख सकते हैं। तो आइए अब हम वर्कशीट के अगले हिस्से यानी प्रश्न उत्तर सेक्शन में देखते हैं और एक एक प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्र तटीय मैदानों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, भारतीय सीमा में निम्नलिखित तटीय मैदान पाए जाते हैं। बेसिकली तो दो ही हैं, लेकिन दोनों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पूर्वी तटीय मैदान जिसमें उत्तरी सरकार मैदान और कोरोमंडल तट मैदान शामिल हैं, जबकि पश्चिम तटीय मैदान, कोंकण मैदान, कन्नड़ मैदान और मालाबार तटीय मैदान शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है। पूर्वी तटीय मैदानों पर कम कटा फटा है। देखिएगा, जो समुद्र का तट कटा फटा अधिक होता है वो वहां पर पत्तन बनाना आसान होता है, वो प्राकृतिक रूप से पतन है क्योंकि जहाजें अंदर तक चली आती हैं। तो चूंकि पूर्वी तटीय मैदान कम कटा फटा है, इसीलिए पत्तन बनाने के लिए तटीय इलाके में खुदाई करनी पड़ती है, काट छांट करनी पड़ती है ताकि जहाजों को समुद्र के तट तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसीलिए यहाँ के अधिकतर पत्तन कृत्रिम है, जबकि आप पश्चिम तटीय मैदान में ज्यादा कटा फटा है, इसीलिए वहां उधर के अधिकतर पत्तन जो है वो प्राकृतिक हैं। तीसरा प्रश्न है, पश्चिम तटीय मैदानों पर नदियों का प्रवाह तेज क्यों होता है। तो पश्चिम तटीय मैदानों पर अधिक ढलान होने के कारण नदियों का प्रवाह तेज होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिम समुद्र तटीय मैदानों के 5 प्रमुख अंतर बताइए। ये आपकी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है और वहीं से हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में बेसिकली अंतर, बहुत सारे अंतर दिए हुए हैं, तो इनमें से 5 प्रमुख अंतरों को आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदानों को दर्शाइए। तो आप देखेंगे इस मानचित्र में पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदानों को छायांकित किया हुआ है, इसे आप यूं दर्शा लेंगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है और ये काठियावाड़ भी ना लिख करके आप ये कोंकण तटीय मैदान यहाँ से इसको लिख लेंगे, फिर यहाँ से इधर का हिस्सा ये कन्नड़ तटीय मैदान एक लिख लेंगे, कन्नड़ तटीय मैदान, इसे यहां लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और नीचे का हिस्सा हो जाएगा ये मालाबार तटीय मैदान। यहाँ से इतना ऐसे डिनोट करके यहाँ पर ये उत्तरी सरकार लिखेंगे आप, और यहाँ से यहाँ तक का ये कोरोमंडल तटीय मैदान। तो इस तरह से आप भारत के मानचित्र पर इन मैदानों को दर्शा सकते हैं। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, काकीनाडा का जो तटीय मैदान है इसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका काम पूरा हो जाएगा और इसे करके आप सर जी को भेज देंगे। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इसे करके आपको सर जी को भेज देनी है ताकि वो चेक कर सकेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा है। बच्चों, हर वर्कशीट में
हमारे लास्ट में आप देखेंगे कोविड-19 के संदर्भ में संदेश भी आ रहा है। आज का भी वही संदेश है जो हमने पहले भी जान चुके हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो हम सभी जानते हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं, और हम सभी चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे देश से कोरोना वायरस का जो संकट है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम सभी फिर से स्कूल में इकट्ठे हों और अपनी पढ़ाई प्रक्रिया को फिर से नॉर्मलाइज कर सके, अपनी जीवनचर्या को फिर से नॉर्मलाइज करते। इसीलिए हमें कोविड-19 के विरुद्ध जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से पालन करनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम बाहर निकलें मास्क पहने, अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। और हाँ बच्चों, अगर कोई आपको इस वर्कशीट को समझने में या इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका समाधान अगली वर्कशीट में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।